गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का एक बार फिर से क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रथम विश्व युद्ध और भारतीय राजनीति, उस पर हम लोगों ने चर्चा भी किया, क्रांतिकारी आंदोलन को देखा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही होम रूल आंदोलन भी चला था। तो आज की क्लास में हम लोग होम रूल आंदोलन के विविध पक्षों पर चर्चा करेंगे। आपको बताऊं कि इस समय सरकार की और आंदोलन दोनों की मानसिकता को समझने की जरूरत है, तब आप स्वरूप को आराम से समझ पाएंगे। देखिए, इस समय प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था और क्रांतिकारियों को छोड़ करके सभी दल जो है वो क्या थे, औपनिवेशिक सत्ता का समर्थन कर रहे थे। इसलिए अगर कोई आंदोलन चल रहा है, वैसे भी आंदोलन तो सरकार के विरुद्ध ही चलता है, और अगर आंदोलन सरकार के विरुद्ध चल रहा है तो सरकार को कितनी प्रतिक्रिया करनी होगी, ये ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर बहुत कठोर प्रतिक्रिया करेगी तो इसी समय उसको विश्व युद्ध के दौरान समर्थन भी प्राप्त करना है ना। तो इस डायलेमा में हमें होम रूल आंदोलन को देखना होगा कि सरकार के समक्ष क्या डायलेमा थे। और आपको बताऊं कि जितनी भी औपनिवेशिक क्या कहते हैं कि सत्ता को जो भी दल समर्थन दे रहे थे, उन सबकी ये आशा थी कि हमें प्रथम विश्व युद्ध में औपनिवेशिक सत्ता का समर्थन करने के उपलक्ष्य में कुछ न कुछ सुधार जरूर प्राप्त होगा, राइट। और इसी पृष्ठभूमि में या इसी परिप्रेक्ष्य में होम रूल का कॉन्सेप्ट भारत में आया। याद रखना बच्चों कि भारत में जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत करते हैं तो आप देखते हैं कि लक्ष्यों का लगातार क्या कहते हैं कि परिवर्तन होता रहा है। पहले औपनिवेशिक सत्ता में भागीदारी का लक्ष्य था, उसके बाद क्या हुआ, स्वराज की बात कही गई, अब स्वशासन की बात की गई। तो आपके दिमाग में ये बात जरूर बैठेगा, आगे चल करके डोमिनियन स्टेट की भी बात की जाएगी कि इन लक्ष्यों में क्या अंतर है। अगर आप देखेंगे तो बहुत अंतर आपको नहीं दिखाई देगा, चाहे स्वशासन था चाहे स्वराज था, है ना। लेकिन ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना होगा। होम रूल का जो कॉन्सेप्ट है एकाएक नहीं था। आप कह सकते हैं कि लक्ष्यों में औपनिवेशिक सत्ता से भागीदारी का जो शुरुआत हुई थी मांग की, उससे क्रमिक बढ़ते हुए अब हम लोग होम रूल की बात करने पे जो है की स्थिति पे आ गए थे। तो कहने का मतलब है कि जब हम होम रूल आंदोलन पढ़ें, आइए इन सारे पक्षों पे हम लोग ध्यान में रखेंगे और होम रूल से कैसे एनी बेसेंट और तिलक का लगाव हुआ, जुड़ाव हुआ, और कैसे ये आंदोलन चलाया गया, उसका क्या भारतीय राजनीति पर प्रभाव हुआ, आज की क्लास में हम इन सभी पक्षों पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की क्लास के सिनॉप्सिस को, देखते हैं कि कहाँ कहाँ किन किन बिंदुओं पे हम लोग होम रूल मूवमेंट को देखने वाले हैं। पहली बात तो पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे, बहुत जरूरी रहता है पृष्ठभूमि। यूपीएससी में हमेशा सवाल यहाँ से पूछा जाता है, उन परिस्थितियों का विश्लेषण करें जहाँ पर होम रूल आंदोलन चलाया गया। तो पृष्ठभूमि को देखेंगे, बैकग्राउंड को देखेंगे। उसके बाद होम रूल का जो क्या कहते हैं कि विचार और कार्यक्रम जो रहा, विचार एवं कार्यक्रम, इसको देखेंगे, कार्यक्रम देखेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे होम रूल का प्रसार देखेंगे, होम रूल आंदोलन का विकास या प्रसार देखेंगे। और देखिए, जब तक आप होम रूल आंदोलन को देखते हैं या किसी भी आंदोलन को देखेंगे तो हम उसके सामाजिक आधारों की भी चर्चा करेंगे। सोशल बैकग्राउंड कितना था, सामाजिक आधार, और फिर सामाजिक आधार के साथ हम लोग चर्चा करेंगे, लास्ट में इसका मूल्यांकन करेंगे होम रूल मूवमेंट का। तो इन्हीं सारे बिंदुओं को बना करके आज की हम लोग क्लास, संक्षिप्त क्लास डिस्कस करेंगे। और उद्देश्य हमारा रहेगा मुख्य परीक्षा को कैसे हम लोग डील करें, और बाकी जो प्रीलिम्स के पार्ट हैं वो आपको साथ में देखते ही रहना है, जानते भी रहना है, राइट। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि होम रूल की जो है पृष्ठभूमि क्या थी, बैकग्राउंड की बात करते हैं, एक एक बिंदु को ओपन करते हैं और जानते हैं। अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो याद रखिएगा कि पहला पॉइंट तो आपके दिमाग में ये बात जरूर रहनी चाहिए
कि औपनिवेशिक सत्ता कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों का या भारतीय दलों का यह मानना था कि उन्हें सुधारों की एक किस्त दी जाएगी। याद आ रहा है? एक किस्त दी जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार हर जगह आपको पढ़ना है, इसलिए कोरिलेट करके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को और यहाँ सब कोरिलेट करके देखना है। तो ये बात थी। दूसरी चीज आपने देखा कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बन रहा था, अब तक की राजनीति में कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या थे? अलग अलग विचारधारा की तरफ थे। कांग्रेस औपनिवेशिक सत्ता का विरोध कर रही थी, तो मुस्लिम लीग जो है उसका सदैव समर्थन कर रही थी। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां थीं, आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी थीं कि कांग्रेस और लीग एक मंच पर थे। हमने चर्चा किया है, आप लोगों को एकदम याद होगा, याद आ रहा है कि किस तरह से 1913 से ही मुस्लिम लीग में राष्ट्रवादियों का एक ग्रुप उभर रहा था, जिसको ये लगता था कि औपनिवेशिक सत्ता का विरोध करना चाहिए और हमें कांग्रेस के जो स्वराज की जो मांग है उसका समर्थन करना चाहिए, है ना। और इसी के परिणाम स्वरूप लखनऊ पैक्ट भी हुआ, लखनऊ समझौता भी हुआ। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अवसर था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो दो बड़ी पार्टियां थीं, वो स्वशासन के मुद्दे पर एक साथ आने जा रही थीं। आपको बताऊं, यही वो समय है। अब जरा देखें कि तिलक, ये दो महत्वपूर्ण नाम है, एवं एनी बेसेंट भारतीय राजनीति में एक साथ सक्रिय हुई। एकदम स्पष्ट रहिए, जो लोग आज के क्लास को देख रहे हैं, ये हमारी जो क्लास हम लोग ऑप्शनल की लेते हैं उस क्लास के बीच का एक क्लास है, इसलिए मैं दे देता हूं कि जो लोग क्लास में नहीं हैं वो भी देखते रहें, थोड़ा सा एक आधार तो मिल ही जाता है ना। तो तिलक तो बहुत पहले से सक्रिय थे, आप जानते थे, लेकिन 1907 में उनको 1908 में 6 वर्षों के लिए जेल डाला गया। याद आ रही है घटना। और फिर 6 सालों के जेल के बाद ये वापस आए। तिलक एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो कि इस बात को हमेशा मानते थे, जब उदारवाद और उग्र राष्ट्रवादी खेमा टूट रहा था सूरत में विस्फोट के समय, तो उन्होंने कहा, तिलक ने सुझाव दिया था कि भाई सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मुझे निकाल दिया जाए लेकिन कांग्रेस की एकता बनी रहे। लेकिन वो लोग अपने जिद पे थे और कांग्रेस की एकता क्या, कांग्रेस में विस्फोट हुआ ही, कांग्रेस में 2 भाग हुआ ही। और 6 साल बाद हमने आपको बताया था कि तिलक दोबारा आके सक्रिय हुए और आते ही उन्होंने ये प्रयास किया कि कांग्रेस के सारे खेमे एक मंच पर हो जाएं। वो तो लखनऊ पैक्ट का भी समर्थन करने के लिए तैयार थे कि अगर सारे राजनीतिक दल एक साथ हो जाते हैं तो मुद्दा ये नहीं है कि कौन किसको कितनी सीटें मिलती हैं, मुद्दा ये होना चाहिए कि हम भारतीय हैं और हम लोग एक मंच पर खड़े हैं। तो तिलक का था। उसी तरह से एनी बेसेंट को आप जानते हैं, ये 1893 में ही भारत में आई हुई थी और ये थियोसॉफी होम रूल मूवमेंट, हमने होम रूल कह रहे हैं कि जो इनका थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, इसकी चर्चा हम लोगों ने सामाजिक धार्मिक सुधारों में किया भी हुआ है। तो एनी बेसेंट थियोसॉफी के लिए थी।
आपको ये सोचना चाहिए कि आखिर में 1914 में एनी बेसेंट का है आगमन क्यों हुआ, क्यों वो भारतीय राजनीति में आई। तो आपको बताऊं कि थियोसॉफी की शिक्षा देते देते उनको ये लगा कि जो ब्रिटिशों का जो औपनिवेशिक सत्ता है उनका शोषण इतना इस कदर तक मानसिक स्तर पे आ गया है कि लोगों की जो मानसिकता है वो गुलामी भरी हो गई है, और जब गुलामी भरी मानसिकता हो जाएगी तो स्वतंत्रता क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगी, दमन बहुत अधिक होगा, और ऐसे में थियोसॉफी का विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए उन्होंने होम रूल की बात कही, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक बात प्रश्न सोचना भी चाहिए कि स्पेशली वो थियोसॉफिकल साइड से ब्रह्म विद्या के लिए आई थी और क्यों राजनीति में कूदी। तो उनको यही लगा कि जब तक हम राजनीति के माध्यम से एक स्वस्थ वातावरण नहीं तैयार कर देंगे तब तक हमारा थियोसॉफी का विकास भी नहीं होगा, है ना। और आपको बताऊं कि आयरलैंड के वो मॉडल से ज़्यादा क्या थी, प्रभावित थी, और उन्होंने आयरिश मॉडल पे ही यहाँ होम रूल लागू करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त फर्स्ट वर्ल्ड वार था ही, हमने पहले भी बताया कि राजनीति के क्षेत्र में फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार ये बहुत बड़ी घटना रही है, बिग इवेंट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सारे के सारे लोग सक्रिय होंगे ही होंगे। तो एनी बेसेंट को भी लगता था कि भारतीय राजनीति में होम रूल के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, ब्रिटेन पर दबाव बनाया जाना चाहिए, और तभी जाकर के थियोसॉफी का विकास हो पाएगा। तो तिलक एवं एनी बेसेंट का भारतीय राजनीति में एक साथ सक्रिय होना, एक मुद्दे पर सक्रिय होना, और कहा भी जाता है कि लखनऊ समझौते के लिए इन दोनों ने काफ़ी प्रयास भी किया था। तो ये कुछ पृष्ठभूमि थी जो कि आपके सामने हमने रखा, और फिर इसी पृष्ठभूमि में आप कह सकते हैं कि आगे चल करके होम रूल आंदोलन का उदय हुआ। आप जानते हैं इसी समय गांधी जी का भी आगमन है, लेकिन होम रूल के संदर्भ में उनका कोई विशेष, होम रूल मूवमेंट के संदर्भ में विशेष योगदान नहीं दिखता है। तो होम रूल मूवमेंट पे आप ये 2-3 पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात ये थी इस आंदोलन में कि औपनिवेशिक सत्ता जो है, इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहे हैं, जैसे आपके दिमाग में आ जाए कि सर ने क्यों हाईलाइट किया था कि जो औपनिवेशिक सत्ता थी वो अधिक, औपनिवेशिक सत्ता अधिक दबाव नहीं डाल सकती थी, औपनिवेशिक सत्ता अधिक दबाव नहीं डाल सकती थी। ये आप मानते हैं? डाल सकती थी, राइट, श्योर। क्यों? क्योंकि भाई उसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन भी लेना था। पूरा कैनवास बिछ गया। आइए हम लोग बात करते हैं वास्तव में होम रूल का क्या अर्थ है। अर्थ को भी समझने की जरूरत है, इसलिए समझने की जरूरत है। आइए हम कंपैरेटिव थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं। होम रूल का अर्थ क्या था? होम रूल का तात्पर्य, होम रूल का अर्थ, या प्रारंभिक प्रयास, जो हम विचारधारा वाले संदर्भों की बात कर रहे हैं कि भारत में आने के पहले होम रूल का क्या संदर्भ था। आपको बता दूं, ये जरूर कनेक्ट करने की जरूरत है आपको कि भारत में जब राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई तो सबसे पहले मांगा गया क्या? औपनिवेशिक सत्ता में भागीदारी। याद आ रहा है उदारवादियों का, औपनिवेशिक सत्ता में भागीदारी। हम उम्मीद करते हैं और उम्मीद क्या करते हैं, पक्का आपको याद होगा, औपनिवेशिक सत्ता में भागीदारी। पहली चीज तो ये था। दूसरी चीज, इसके बाद स्वराज था, स्वराज मांगा गया, और फिर होम रूल की बात कही गई। जरा इन तीनों पे ध्यान में रखें। भागीदारी होगी तो भी होम रूल ही होगा, है ना। लोगों का, अपने लोगों का शासन होगा। स्वराज का भी संदर्भ यही था और होम रूल का भी संदर्भ यही था, राइट। तो फिलहाल होम रूल से आशय क्या था आपको बता दूं। इस होम रूल आंदोलन में होम रूल का क्या आशय था, इसको थोड़ा सा और भी स्पष्ट करने की जरूरत है। यानी जब भी आप लिखें
होम रूल मूवमेंट पे, तो आपको इस बात को जरूर कनेक्ट करना चाहिए कि यह जो बात थी, एक तरह से देखा जाए तो औपनिवेशिक सत्ता में जो भागीदारी की जो मांग थी उदारवादियों की, या जो उग्र राष्ट्रवादी स्वराज की मांग कर रहे थे, उसी का ये अगला स्टेज था। और पहले की तुलना में आप ये कह सकते हैं कि अधिक विकसित था या अधिक स्पष्ट था। तो होम रूल का तात्पर्य क्या था? होम रूल का मतलब ये था कि आयरिश मॉडल पर था ये। आयरलैंड स्वायत्त आयरिश मॉडल पे था। आयरलैंड की थी भी तो आयरिश मॉडल से प्रभावित था, और इसका आशय ये था कि ब्रिटिश सत्ता या औपनिवेशिक सत्ता, ब्रिटिश सत्ता के नेतृत्व में के अंतर्गत भारतीयों को शासन प्रदान करना। आपको बता दूं कि संवैधानिक विकास बीपीएस सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हम लोग ISPCS मिशन 2020 के अंतर्गत पढ़ाए हुए हैं। लेकिन संवैधानिक विकास पे एक इतिहास के एक्सपर्ट का क्या नज़रिया हो सकता है, हम लोग बहुत जल्दी ही एक सीरीज आपको देंगे कि शुरू से लेकर के कैसे संवैधानिक विकास हुआ, उनको आप वर्तमान से जोड़ सकें। तो फिलहाल आयरिश मॉडल से प्रभावित था और भारतीयों को स्वशासन प्रदान करना था, राइट। आपको बता दूं कि इसका जो विचार है, जो इस होम रूल की विचार है, होम रूल का स्पष्ट विचार दिया किसने? एनी बेसेंट ने। कहीं अगर पूछा जाए तो ये आइडियोलॉजी था श्रीमती एनी बेसेंट का था। लेकिन याद रखिएगा परिस्थितियां ऐसी रहीं कि भारत में इसे तिलक ने लागू किया, एनी बेसेंट ने दिया। और इनका मानना यही था कि अगर जो दमन है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर देता है, इसलिए अगर थियोसॉफी का विकास करना है तो निश्चित रूप से एक स्वायत्त पद्धति होनी चाहिए। स्वतंत्रता का, समानता का ये जो सिद्धांत है वो सभी लोगों को मिलना चाहिए, ऐसा एनी बेसेंट का मानना था, है ना। और इसके लिए इन्होंने, आपको बताऊं एक बात और भी इन्होंने बताया, याद रखिएगा होम रूल को जोड़ने की जरूरत है। इस लाइन को लिख दूं, नहीं तो आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और फिर आधा अधूरा हो जाएगा। वास्तव में एनी बेसेंट ने दिया, एक बात जरूर लिखना चाहूंगा कि एनी बेसेंट का मानना था, लिख दे रहा हूं क्योंकि मेंस में इसे आपको कनेक्ट करना होगा। एनी बेसेंट का मानना था कि दमन के कारण स्वतंत्रता सीमित हो गई है। और आपको बताऊं कि एक तो यह था कि थियोसॉफी का विकास नहीं हो सकता है, लिखते हैं इसको कि ऐसे में ब्रह्म विद्या का विकास नहीं हो सकता, थियोसॉफी का विकास नहीं हो सकता। और दूसरी चीज, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं इसके अतिरिक्त क्रांति जैसी स्थिति है। जब हर जगह आप स्वतंत्रता को सीमित कर देंगे तो क्रांति जैसी स्थिति होगी, और इन दोनों को के लिए बेहतर है कि आप होम रूल मूवमेंट दे दें। यानी कहीं न कहीं आप ये कह सकते हैं कि औपनिवेशिक सत्ता के हितों के प्रति एनी बेसेंट भी चिंतित थी, है ना, और वो स्वाभाविक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको बता दूं कि एनी बेसेंट इस होम रूल आंदोलन के माध्यम से, एक लाइन और भी लिखूंगा और सभी लोग, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि एनी बेसेंट
होम रूल के माध्यम से, कहीं ये ना समझ लीजिएगा कि एक उसके विरुद्ध आंदोलन था, लेकिन एनी बेसेंट होम रूल के माध्यम से भारत और ब्रिटेन, भारत एवं इंग्लैंड के बीच संबंधों को मजबूत करना चाहती थी, अब तो हमको नहीं लगता है कि आइडियोलॉजी में कोई कुछ सोचना है, आपको चाहती थी। होम रूल का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। और आप जानते हैं कि सारे शब्द आपको, चाहे सारे प्रश्न जो हैं आपको ऑप्शनल हो चाहे यहाँ हो, कितने में 150 से 200 शब्दों में लिखने हैं, तो वैचारिकी क्लियर होनी चाहिए। अब आपको बताऊं, इसके लिए जो प्रारंभिक इन्होंने प्रयास किया, उन प्रयासों की चर्चा कर लूं। एनी बेसेंट ने सबसे पहले क्या किया था कि 1914 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में, 1914 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक काकस बनाया, या आप कह सकते हैं कि ग्रुप बनाना चाहा, इंडियन होम रूल पार्टी। काकस ही था, असफल रही इसमें। पार्लियामेंट में इंडियन होम रूल पार्टी का एक काकस बनाया, दबाव समूह बनाने का असफल प्रयास किया। कौन मलाई नहीं काटना चाहेगा। दबाव समूह बनाने का असफल प्रयास किया। असफल, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट किया, असफल प्रयास हुआ। लेकिन उन्होंने इंडियन होम रूल ग्रुप या पार्टी बनाने का प्रयास किया, है ना। और इसके अतिरिक्त तो उन्होंने क्या किया कि वो लिखा, क्या कहते हैं कि 2 पम्फलेट्स लिखा इस होम रूल के समर्थन के लिए। इंग्लैंड में ही, ब्रिटेन में ही आप कह सकते हैं कि होम रूल के आधार को स्पष्ट करने के लिए, होम रूल के आधार को मजबूत करने के लिए, यानी तर्क करने के लिए 2 पम्फलेट्स लिखे। पहला था हाउ इंडियंस फॉट फॉर फ्रीडम, और लिखा दूसरा हाउ क्वींस प्रोक्लेमेशंस आर ब्रोकन। और इन दोनों में उन्होंने बताया कि वास्तव में जो एक्टों के माध्यम से क्राउन ने जो समय समय पर वादे किए, उन वादों को किस तरह से तोड़ दिया गया, और स्वतंत्रता के लिए या अपने अधिकारों के लिए किस तरह से भारतीयों ने लड़ा, है ना। और ऐसे में उन्होंने ये वकालत किया कि भारत में क्या करना चाहिए कि होम रूल जो है, आपको होम रूल प्रदान कर देना चाहिए, राइट। और ये समय था फर्स्ट वर्ल्ड वार का, तो इन बातों को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि उस समय अगर आप देखेंगे, जब हम प्रथम विश्व युद्ध को स्पेशली बताएंगे, वर्ल्ड वार में बताएंगे, तो आपको बताऊंगा कि किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध ने नस्लीय भेदभावों को सीमित कर दिया था, क्योंकि काले और गोरे या विभिन्न नस्लों के लोग अपने एक मंच पर कंधे से कंधा मिला करके लड़ रहे थे। तो हम लोग वहाँ पे चर्चा करेंगे। यहाँ हम अपने काम की बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इन मांगों का कितना महत्व था। औपनिवेशिक सत्ता जरूर दबाव में थी। क्यों? क्योंकि अंदर से वो इन बातों को स्वीकार नहीं करना चाहती थी और बाहर से वो इनकार नहीं कर सकती थी, है ना। तो क्या हुआ, ये आधार था। अब इसके बाद एनी बेसेंट आती हैं भारत में।
एकदम समझते रहिए, एकदम घटनाक्रम को ठीक से कोरिलेट करना जान लीजिए, बहुत आसान सा इतिहास हो जाता है कि भारत में प्रयास क्या हुआ। देखिए, भारत में ये सक्रिय हुई 1915 में, और एनी बेसेंट जानती थी 1915 में सक्रिय हुई कांग्रेस में, और इनका ये मानना था कि अगर हम जो है क्या कहते हैं कि वास्तव में कोई सशक्त आंदोलन चाहते हैं तो हमें इस मुद्दे पे सभी लोगों को एक साथ मंच पर ले आना होगा। और कांग्रेस में बैठ करके उन्होंने 1 साल का समय भी दिया, और आप जानते हैं 28, 29, 30 है ना, क्रिसमस का समय भी चल रहा है, तो क्रिसमस की छुट्टियां होती थी, बड़े दिन की छुट्टी जिसे आप कहते थे। और वहाँ पे क्या कहते हैं कि 28, 29, 30 दिसंबर का कांग्रेस का अधिवेशन होता था। उसमें उन्होंने स्पेशली कहा कि भाई आप लोग 1 साल देते हैं, आप सभी लोग इकट्ठा हो जाइए, राइट। ये बात 1915 का समय है कि 1 साल का समय दिया कांग्रेस के लोगों को कि वो एक साथ हो जाए, है ना। अब एनी बेसेंट ने तो 1 साल का समय दे दिया, तो उनको दिसंबर में तक तो वेट ही करना पड़ता। लेकिन ऐसा कोई जो है वचन है तिलक ने नहीं दिया था, और इस पूरे राजनीतिक माहौल में चौके पे छक्का मारने का काम जो किया वो किया किसने? तिलक ने किया। और तिलक ने होम रूल के इस विचार को पहले से ही लागू करने का प्रयास किया। इसीलिए कई बार तिलक की लीग और एनी बेसेंट की लीग में ये कंपैरिजन होता है। तो आइए हमको आपको बताएं कि 1915 में 1 साल का इन्होंने समय दिया था, लेकिन इसी समय क्या हुआ कि तिलक ने होम रूल लीग का गठन किया। होम रूल लीग का गठन किया। इसीलिए आपको कहते हैं कि विचार भले दिया किसने, लेकिन भारत में होम रूल लीग को गठित करने का जो पहला जो प्रयास था वो किसका था? तिलक के था। और ये आपको हुआ 27 अप्रैल 1916। इसके पहले वो गठित भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने दिसंबर तक का तो समय ही दिया था। 27 अप्रैल 1916 का समय था, और स्थान था कहाँ? बेलगांव, वही कर्नाटका, बेलगांव कर्नाटका में था। और इस जो लीग का गठन हुआ, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व इससे जुड़े, आप जानते रहिए, जैसे जोसेफ बापिस्टा। कई बार पूछा जाता है और आपको पता भी होना चाहिए, जोसेफ बापिस्टा जो थे इसके अध्यक्ष थे। और यहीं आपको एक बात जरूर बता दूं कि आप तिलक को देखेंगे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक काफ़ी प्रचलित थे, लोकमान्य थे, लेकिन कभी भी किसी संगठन में इनको आप अध्यक्ष होते हुए नहीं देखेंगे, है ना। कई बार पूछा भी जाता है प्रीलिम्स में भी कि कौन कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा, तो यही नहीं थे, किसी भी उसके नहीं थे। इसके तो बन ही सकते थे, उन्होंने गठित किया था, लेकिन नहीं गठित किया। जोसेफ बापिस्टा को बताया। एनसी केलकर, एनसी, अन्य जो लोग जुड़े, एनसी केलकर थे, वीएस मुंजे थे, वीएस मुंजे, ये कुछ मराठी नाम से रहे हैं, वीएस मुंजे, जीएस खापर्डे, आरपी करिंदकर, जीएस खापर्डे, नाम डालते रहिए, जानते रहिए, है ना। तो प्रेसिडेंट इनको बनाया गया, और एनसी केलकर साहब को सचिव बनाया गया, सचिव बनाया गया इनको, एनसी किसको? एनसी केलकर को। और फिलहाल होम रूल का गठन किया गया, और इस लीग का उद्देश्य यही था कि भारत में होम रूल का विकास किया जाए, है ना। और जब ये सक्रिय होने लगे, जब ये चर्चा में आ गए, तो जाहिर सी बात है जो एनी बेसेंट के समर्थक थे उनको भी लगा कि नहीं, जब होम रूल का विचार एनी बेसेंट का है तो इनको भी आना चाहिए। और उसके बाद फिर एनी बेसेंट ने भी अपने समर्थकों के दबाव में पहले से ही एनी बेसेंट ने भी लीग का गठन किया। सितंबर में किया इन्होंने, कलकत्ता में एनी बेसेंट की लीग। आपको बता दूं कि जानते रहिए कि इसका जो गठन हुआ वो हुआ सितंबर 1916 में, 1916 में कलकत्ता में हुआ। और इसका जो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था वो आड्यार था, जो थियोसॉफिस्टों का भी था।
अध्यक्ष जो हैं इसकी जो प्रेसिडेंट थी वो एनी बेसेंट बनी, एनी बेसेंट ही रही। और आपको बता दूं कि इससे जितने भी आपको मिलेंगे क्या कहते हैं कि प्रमुख लोग, वो सब इसी से ही जुड़ेंगे, जैसे मदन मोहन मालवीय है ना। फिलहाल एनी बेसेंट जो थी अध्यक्षा थी, और एक नाम आता है सीपी अरुंडेल, बीपी बाड़िया, जो संगठन मंत्री बनाया इन्होंने, संगठन मंत्री। ये कुछ नाम हैं, जरूर जानते रहना चाहिए। सीपी अरुंडेल, सीपी अरुंडेल और बीपी बाड़िया जो वित्त मंत्री थे, इनके अर्थ कह सकते हैं, वित्त विभाग देखते थे, वो देखते थे क्या कहते हैं कि सीपी ये हो गए संगठन मंत्री हो गए, वित्त विभाग देखते थे, कोषाध्यक्ष जो देखते थे वो थे बीपी बाड़िया, बीपी बाड़िया। और फिर क्या कहते हैं कि अन्य आप कह सकते हैं कि सीपी रामास्वामी, है ना, क्या नाम है, सीपी रामास्वामी का नाम आता है। खैर वो सचिव रहे। और फिर अन्य लोगों में आप कह सकते हैं कि मदन मोहन मालवीय जुड़े, मोहन मालवीय, CR दास, मोतीलाल नेहरू, ये जितने भी बड़ी बड़ी हैसियत थी आप कह सकते हैं कि ये सब आकर के इस होम रूल आंदोलन से जुड़ी। और वैसे भी होम रूल एक शांतिप्रिय आंदोलन था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में औपनिवेशिक सत्ता का सब लोग समर्थन कर ही रहे थे। बस एक तरह से जो राजनीति में दबाव समूह होता है कि आप प्रेशर बनाइए सरकार पे, तो वो प्रेशर बनाने का प्रयास किया जा रहा था, राइट। अब ये लाजमी था, ये स्वाभाविक था कि एक ही मुद्दे पर दो दो लीग बनी हुई है, तो लोगों में क्या हो कि कंफ्यूजन हो कि कार्य प्रणाली कैसे रहेगी, और कंफ्यूजन नहीं, टकराहट भी होगी, कार्य प्रणाली कैसे होगी और विस्तार कैसे होगा। इसके लिए सबसे पहला काम तो ये कर दिया गया कि दोनों लोगों ने क्षेत्र बांट दिया। जैसे आपको बताऊं, तिलक का जो क्षेत्र था वो था कर्नाटक, कर्नाटक, बरार, महाराष्ट्र वाला जो पार्ट है बरार, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत। आप ये जानते रहिएगा कि मुंबई नहीं था, पूना उना तो था ही, मुंबई वाला क्षेत्र नहीं था, मुंबई नहीं था। और शेष जो अखिल भारत था, अखिल भारतीय स्तर पर जो था वो था एनी बेसेंट का था। अब याद रखिएगा कि एनी बेसेंट के लीग की कम से कम 300 शाखाएं आपको मिलती हैं, पूरे भारत के स्तर पर था। तिलक की लीग क्षेत्रीय थी, इसका जो था वो अखिल भारतीय था, या आप ये कह सकते हैं कि अधिक व्यापक था, क्योंकि हमने आपको एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। वो ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि गांधी जी के पहले कोई भी जो आंदोलन था वो क्या था कि अखिल भारतीय नहीं था। ये कॉन्सेप्ट हमने दिया है और वो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब क्या हुआ, कैसे क्या कार्यप्रणाली और विस्तार किया गया, ये तो आपने देख ही लिया। अगर आप देखें, एक बात कॉन्सेप्ट में दिमाग बैठाए रहिए कि जो तिलक का जो प्रभाव था, आपको बताऊं कि 4 समाचार पत्रों का नाम आता है। एक तो आता है मराठा और केसरी। मराठा जो था वो अंग्रेजी में था और केसरी जो था वो मराठी में था। ये तिलक का था। और कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ ये था एनी बेसेंट का। इन 4 समाचार पत्रों का विशेष रूप से प्रयोग किया गया होम रूल आंदोलन में। और इन समाचार पत्रों में क्या कहा गया, इन
समाचार पत्रों में क्या किया गया कि होम रूल का समर्थन किया गया, होम रूल का समर्थन किया गया। अच्छा, आप याद रखिए, खूब लेख लिखा गया, पंपलेट, पर्चे बांटे गए। अब जरा सोचिए कि सरकार को कैसा लग रहा होगा। तो सरकार के तो कलेजे पे सांप लूट रहा था, उसको ये लगता था कि ये तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि राजनीतिक चेतना जन चेतना में बदल जाए और उसका दबाव खामियाजा भुगतना पड़े। आपको बताऊं कि जो तिलक का जन्म है 56, यानी जन्म के 1 साल भीतर ही स्वतंत्रता 1857 का संग्राम हुआ, इत्तेफाक कह लीजिए, और जब मरे तो असहयोग आंदोलन। 60 वर्ष हो रहे थे इनके, है ना। 60th बर्थडे था तिलक का। और जो सरकार, आप कह सकते हैं कि मजा लेने के लिए या आंदोलनकारियों पे दबाव लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि, यानी हम सरकार के दृष्टिकोण की बात करना चाह रहे हैं, या सरकारी दबाव क्या था। निश्चित तरह जानते रहिए कि सरकार चाहती तो नहीं थी। अगर आप कहें कि सरकार होम रूल नहीं चाहती थी, चाहती नहीं थी, किंतु आंदोलन पर दबाव नहीं बना सकी। कारण बताना पड़ेगा। आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि कारण यह था, इसका सिर्फ कारण यह था कि वो भारतीय समर्थन कर रहे थे, इसका एक कारण था, दबाव नहीं बना सकी। लेकिन इसी समय उसने तिलक के जो लेख थे, एक इंटरेस्टिंग मामला आया कि तिलक पर 60,000 रुपए का, यानी जितने वर्ष के थे उतने रुपए का, 1000 रुपए का, 60,000 रुपए का निजी मुचलका, बताता हूं क्या होता है, निजी मुचलका भरने को कहा। निजी मुचलका भरने को कहा। आप कह सकते हैं सर ये क्या होता है। निजी मुचलका का मतलब ये होता है कि सरकार ने तिलक से कहा कि आपके जो लेख हैं वो सिडक्टिव हैं, राजद्रोहात्मक हैं, और आप ऐसा नहीं लिखेंगे, इसका हमको गारंटी दीजिए, निजी मुचलका भरिए, सेल्फ गारंटी दीजिए 60,000 रुपये की, कि अगर हमने ऐसा लिखा तो वो 60,000 रुपये आपको अर्थदंड देने पड़ेंगे। तिलक, अच्छा, निजी मुचलके का बात ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमको अगर 5 लाख रुपए की निजी मुचलका भरना है और हम डायरेक्ट नहीं भर सकते, तो आप भी चाहें तो हमारे 10 से मिलके कि हम 50-50 हजार का देंगे, 10 लोग दे दें। यानी आइंदा हम अगर गलती करेंगे तो वो 10 लोगों को पकड़ा जाएगा कि भाई आपके सर ने गलती किया है, 50-50 हजार रुपये दीजिए, 5 लाख का निजी मुचलका भरिए। तो 60,000 तो आप जानते ही हैं कि तिलक जैसे लोकमान्य व्यक्ति के लिए 60,000 कोई मामले नहीं था। लेकिन जब उनके मित्र ने कहा कि भाई सरकार ने 60,000 रुपये का निजी मुचलका डाला है, आप क्या करिए, भर दीजिए, नहीं तो गिरफ्तारी हो जाएगी। और आप जानते हैं तिलक तो हमेशा इनके दिमाग में था। तिलक कहते थे कि सरकार ऑलरेडी एक बड़ी जेल में सबको बंद कर रखी है, तो बड़ी जेल से छोटी जेल में जाने में क्या दिक्कत है। यस, तैयार है। आप देखेंगे कभी हम लोग चर्चा करेंगे कि जिन चीजों की वजह से तिलक
जो है गांधी गांधी बन गए, उसका बीजाधार जो है वो तिलक के विचारों में ही मिलता है। कभी कंपैरिजन करेंगे पर्सनालिटीज का, जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। फिलहाल इन्होंने इनकार कर दिया और फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यानी इनकार करने पर गिरफ्तारी हुई। और आपको बताऊं कि गांधी जी भी इससे आहत हुए, गांधी करने पर गिरफ्तार कर लिए गए। एनी बेसेंट जा रही थी, उनको भी रोका गया। यानी सरकार अपना छिपा इरादा मंशा जो है दिखा भी रही थी कि हम बहुत ज़्यादा चर्चित, मतलब बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित नहीं है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना हुआ। कहते हैं ना कि अदालती मामले कई बार अदालत ही सुलझाती है, और लोअर कोर्ट के इस डिसीजन के बाद इसकी अपील की गई बॉम्बे हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में की गई। और ये मुकदमा लड़ा किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। याद रखना, ऐसी ही चीज़ें पूछी जाती हैं प्रीलिम्स में, है ना। आप लोग हिंदू और हिंदुत्ववाद पे बड़ा चर्चा कर रहे हैं, है ना, कि हम हिंदुत्ववादी नहीं हैं। तो आपको बताऊं कि हिंदुत्ववादी होने का जो मुहर है वो लगा हुआ था किस पे? तिलक पे लगा हुआ था। तिलक के जब व्यक्तित्व को पढ़ेंगे तो कई बार आपको लगेगा, कंट्रोवर्सी भी दिखाई देगी, हम बार बार आपको कहते भी हैं, है ना। लेकिन उसे उनकी लड़े मुकदमा लड़ा किसने? मोहम्मद अली जिन्ना। यानी तिलक का जो हिंदुत्ववाद था वो किसी भी मुस्लिम धर्म के या किसी भी धर्म के अगेंस्ट नहीं था, बल्कि अपने धर्म के पक्ष में था। खैर लिखूंगा, गीता रहस्य इन्होंने लिखा, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास लिखा, है ना। खैर वो एक अलग चर्चा है। और मजेदार बात है कि मोहम्मद अली जिन्ना वो मुकदमा जीते, क्योंकि उनका ये कहना था कि इस प्रोसेस में जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत हुई है, क्योंकि तिलक ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि वजह से उन्हें गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने किसी भी रूल का वायलेशन नहीं किया है। और तिलक तो आप जानते ही हैं कि तिलक थे ही राजनीतिक दक्ष खिलाड़ी, राजनीति के। और जैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना की जिरह पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने छोड़ा, तो तिलक ने क्या लिखा? तिलक ने लिखा कि तिलक ने टिप्पणी की, लिखा इस बात को कि होम रूल के विचार से, होम रूल के विचार से, क्योंकि मुद्दा उसी पे था, विचार से न्यायपालिका भी, या आप ये कह सकते हैं कि उच्च न्यायालय, ऑनरेबल हाई कोर्ट भी, उच्च न्यायालय भी सहमत है। क्या बात थी। अब तो लोगों को लगा कि तिलक ही सही थे, राइट। लेकिन आपको बताऊं कि जो क्या कहते हैं कि सरकार थी, सरकार के दिमाग में हमेशा मन काला था उसका। मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड यहाँ वायसराय थे, गवर्नर जनरल वायसराय, और मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे। इन आंदोलनों का दबाव था उन पे, और अंत में अगस्त 1917 की एक घोषणा होती है, संवैधानिक विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगस्त 1917 की घोषणा, मॉन्टेग्यू घोषणा, कब लोग जानते हैं? अगस्त 1917 की मॉन्टेग्यू घोषणा, मॉन्टेग्यू घोषणा। और मॉन्टेग्यू घोषणा जो थे, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन था, वो क्या था कि भारतीयों को क्रमिक रूप से, सक्सेसिव रूप से, भारतीयों को क्रमिक रूप से स्वशासन दिया जाएगा। ग्रेजुअली, सक्सेसिव वर्ड लग गया यहाँ पे, दिया जाएगा, प्रदान किया जाएगा।
आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग जो है वो क्या थे, जो एनी बेसेंट स्पेशली थी, इससे बड़ी प्रभावित हुई। उनको लगा कि ये होम रूल का इम्पैक्ट था। हालांकि ब्रिटिश संसद में इस बात को कहा गया कि होम रूल का मतलब ये कतई न समझा जाए कि भारत को स्वतंत्र कराने की दृष्टि में कोई प्रयास है ये, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि दबाव इस पे था ही। अब आइए देखते हैं कि इसके प्रसार की या बात करें या इसके सामाजिक आधारों की बात करें, होम रूल आंदोलन के सामाजिक आधार। जैसा प्रश्न रहेगा उसी हिसाब से हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। सामाजिक आधार, सामाजिक आधार में आप ये कह सकते हैं कि सर शहरी मध्य वर्ग था, शहरी मध्य वर्ग था। शहरी स्तर पे था भी, और वैसे भी स्वतंत्रता स्वतंत्रता का मामला मध्य वर्ग से ही संबंधित था। मजदूर वर्ग के मुद्दे अलग होते हैं, और मजदूर वर्ग का मुद्दा अलग क्या होता है, रोटी कपड़ा और मकान, है ना। तो स्पेशली शहरी मध्य वर्ग से लोग जुड़े हुए थे। एक बात और करूं, अगर मैं बात देखता हूं कंपैरेटिव, अगर बात करूं तो स्वदेशी आंदोलन के तुलना में, आंदोलन की तुलना में, ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है जो लिख दिया कि स्वदेशी आंदोलन की तुलना में मुस्लिम भागीदारी आपको ज्यादा दिखाई दी, मुस्लिम पार्टिसिपेशन, भागीदारी ज्यादा दिखाई देगी। और कारण स्पष्ट है। कारण क्या था, इंटरनेशनल रीजन था, अंतरराष्ट्रीय कारण था। श्योर, पक्का। बहुत सारे लोग थे, जैसे मजरुल हक थे, आगा खां थे, हसन इमाम थे, इसी समय में थे, है ना। इन नामों को जरूर जानना है, मजरुल हक, आगा खां, हसन अली, मोहम्मद अली, ये सारे लोग इसमें सक्रिय आपको दिखाई देंगे। तो मुस्लिम वर्ग आपको ज्यादा दिखाई देगा। और आपको बताऊं कि ये सभी लोग ये चाहते थे कि जो मुस्लिम वर्ग भी जो था खास करके, उसका ये कहना था, लेटर भी लिखा गया मुस्लिम लीग की तरफ से कि भारत की समर्थन के बदले उसको होम रूल दे देना चाहिए। क्लियर। महिलाओं की भागीदारी आपको दिखाई ही देगी, पहले से अधिक दिखाई देगी। महिलाओं की सहभागिता आपको ज्यादा दिखाई देगी, महिलाओं की सहभागिता दिखाई देगी। लेकिन अभी भी होम रूल मूवमेंट से आप कह सकते हैं कि कृषक और मजदूर वर्ग जो थे, कृषक एवं मजदूर वर्ग सीमित ही थे या कम थे, दूर भी थे, दूरी बनाए रहे, राइट। और प्रसार आप जानते ही हैं, जो आपने हमने प्रसार ऊपर तीनों की लीग बता दिया कि मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरारार में ये लोग थे। बाकी जितने भी थे, जैसे संयुक्त प्रांत में इसका प्रयास था। पूरे देश भर में 300 शाखाएं खोली गई थी। तो एक तरह से अब तक के आंदोलनों में एक व्यापक शहरी आंदोलन आप पे कह सकते हैं, है ना। जितने भी आपको बड़े नेता आपको दिखाई देंगे, वो सारे के सारे होम रूल मूवमेंट से जुड़े हैं। गांधी जी को छोड़ दिया जाए, है ना, जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, टीबी सुप्रू, खालिकुज्जमा, है ना, CY चिंतामणि, CP रामास्वामी अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर, हसन इमाम, मजहरुल हक, ये सारे के सारे जो लोग थे, इन लोगों के नेतृत्व में आंदोलन का विकास हुआ। यानी एक व्यापक शहरी आंदोलन आप इसे कह सकते हैं। क्लियर है, राइट, श्योर। अब आइए हम देखते हैं आंदोलन के समापन की तरफ। आंदोलन का समापन कैसे हुआ। आंदोलन का समापन, बिखराव, समापन या बिखराव। एक चीज जरूर जानते रहिएगा, ऊपर लिखवा देना बहुत आवश्यक है। ये भी जब आप सोशल की बात करेंगे
तो याद करिए कि गोपाल कृष्ण गोखले ने एक होम बनाया था, क्या कहते हैं कि जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद जरूर जानने की जरूरत है। सर्वेंट्स ऑफ है ना, इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट्स, गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई थी। और जो इस सोसाइटी के लोगों को होम रूल आंदोलन में जाने से मनाही थी। अब आप कह सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया गोखले ने? गोखले तो एक प्रखर राजनीतिक विचारक थे। फिलहाल जो उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी, उसका मेन उद्देश्य ये था, सामाजिक था, इसलिए उन्होंने राजनीतिक भागीदारी के लिए जो है क्या किया कि उसे रोकने का प्रयास किया। फिलहाल कितना प्रभाव पड़ा इसका मूल्यांकन कर पाना थोड़ा सा कठिन है। फिलहाल आंदोलन का समापन कैसे हुआ? पहली चीज तो ये हुआ कि जो अगस्त यानी जो 20 अगस्त 1917 की मॉन्टेग्यू घोषणा थी, मॉन्टेग्यू घोषणा, जो कि प्रथम विश्व युद्ध चल ही रहा था, और ये घोषणा भी इसीलिए की गई थी कि कंफ्यूज किया जाए। इसके बाद एनी बेसेंट ने, उनको लगा कि अब जो है क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट को लगा कि हमें वो लक्ष्य प्राप्त हो गया है, इसलिए उन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिया। राइट। फिलहाल इसी समय पे एक किताब लिखी गई, अनरेस्ट इंडिया, खूब जानते हैं, अशांत भारत, अशांत भारत, अनरेस्ट इंडिया लिखी वैलेंटाइन सिरोल ने। और वास्तव में इस वैलेंटाइन सिरोल ने बात कही कि भारत में जो अशांति आपको दिखाई देती है वो दो वजहों से है। एक तो संगठन के रूप में आर्य समाज को उसने टारगेट किया, और दूसरा इन्होंने किया, तिलक ने कहा, तिलक को कहा कि तिलक अशांति के जनक हैं। और आप जानते हैं कि जब कोई किताब लिखते हैं, जैसे हम भी एक किताब लिख रहे हैं, अध्ययन कार्य चल रहा है, उस पर लेखन भी चल रहा है, जब कुछ फ्रेम में आ जाए तो नई किताब लिख रहा हूँ, पुरानी नेशनल मूवमेंट वाली नहीं, कल्चर पे कुछ काम चल रहा है। और तो उस पर क्या होगा, उस पर एक लाइन जरूर लिख दिया जाएगा कि समस्त बात का निपटारा प्रयागराज हाईकोर्ट के अंतर्गत होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी लिख देता है और उस किताब की सुनवाई के लिए, उस पर मानहानि का मुकदमा डालने के लिए वैलेंटाइन सिरोल ने लिखा, और इसमें अशांत भारत, अशांति का जनक कहा किसे? अशांति का जनक कहा तिलक को। और तिलक चले गए, मुकदमा लड़ने इंग्लैंड चले गए। और फिलहाल कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि आंदोलन जो है लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही भटक गया, या आंदोलन लक्ष्य प्राप्ति के बिना ही कमजोर हो गया, बिना कमजोर हुआ। राइट, या समाप्त हो गया। तो फिलहाल होम रूल आंदोलन का क्या मूल्यांकन रहा, क्या प्रभाव रहा, आप ये कह सकते हैं। अगर हम बात करें लास्ट में, तो आप ये कह सकते हैं कि सर, अगर हम होम रूल आंदोलन की मूल्यांकन की बात करें तो निश्चित रूप में आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से स्वशासन के विचार को, शासन के विचार को स्थापित किया, के विचार को राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बनाया, है ना। और सबसे बड़ी बात हमको जो दिखाई देती है, सबसे बड़ी बात अगर इसमें अगर आप दिखाई देगी तो आप ये कह सकते हैं कि सर, सूरत विस्फोट के बाद जो 1907 हुआ, सूरत विस्फोट के बाद यह सशक्त प्रतिरोध था। तो इस दृष्टि से भी होम रूल मूवमेंट को देखना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है, आप ये कह सकते हैं अंततः कि सर, ये गांधीवादी आंदोलनों का आधार बना।
आधार बना। राइट, कोई भी प्रयास पूर्णतया असफल नहीं हुआ, नहीं माना जाता है। सफल भले पूर्ण लक्ष्य न मिले, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि औपनिवेशिक सत्ता पर दबाव हुआ और कम से कम इतना आप ये कह सकते हैं कि भारतीय समाज में जन चेतना फैली, राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, है ना। और इसका इम्पैक्ट हम लोग कह सकते हैं कि सर होम रूल मूवमेंट का इम्पैक्ट आपको 1917 के मॉन्टेग्यू घोषणा में दिखाई देता है। ये दबाव का ही परिणाम था। और यही मॉन्टेग्यू घोषणा जो है आगे चल करके 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में दिखाई दिया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में दिखाई दिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास को आप सभी लोगों ने गुना होगा, बहुत अच्छे से जाने होगा। आप सभी लोगों को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। हमारा देश ऐसा है, हमारी राष्ट्र ऐसा है कि हम सभी उत्सवों को क्या होते हैं कि उत्सव धर्मी हैं, बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। मज़ेदार बात तो यह है कि ना मैसेज देने वाला क्रिश्चियन, ना मैसेज प्राप्त करने वाला क्रिश्चियन, लेकिन हम लोग मैरी क्रिसमस मनाने से और सांता क्लास बनने से और कम से कम केक खाने से तो नहीं ही बचते हैं। तो हम भी केक नहीं खाने से बचते हैं, परहेज जरूर करते हैं, लेकिन आज के दिन तो ज़रूर बच्चे हैं, बच्चों की खुशी में सभी लोग शामिल हैं। तो आप लोग भी बच्चे हैं, खूब केक खाइए, खूब क्रिसमस मनाइए, खूब पढ़िए, लक्ष्य से विचलित ना होइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर कल हम लोग मिलते हैं गांधीयन एरा पे।